जांचा परखा खरा। उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में जब ये स्लोगन सामने आता है तो जिस नेता की छवि सामने आती है वो ऐसा लगता है कि वन एंड ओनली है, और उनका नाम है सतीश महाना, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। 30 साल से लगातार विधायक हैं, 7 बार चुनाव जीत चुके हैं, 8वीं बार किस्मत आजमा रहे हैं। और इनके बारे में ये कहा जाता है कि जब जो नए लोग आ रहे हैं राजनीति में या फिर कि अपनी किस्मत आजमाने, वो इनके पास जाकर पूछते हैं कि आखिर जीत का मंत्र थोड़ा सा हमें भी दे दीजिए। तो हम भी शुरुआत इसी से करते हैं। सतीश जी, जीत का मंत्र क्या है 7 बार से लगातार जो है आपका और इस बार का? जीत का एक ही मंत्र है कि जिस जनता ने आपको चुना है, आपको सोचना चाहिए कि उसने किस हेतु, किस लिए आपको चुना है। जिस समय लोग वोट डालने के लिए घर से निकलते हैं तो उनके ध्यान में 2 बातें होती हैं, किस राजनीतिक दल के लिए वोट डालने जा रहे हैं और किस व्यक्ति के लिए वोट डालेंगे। दोनों से उनको कुछ अपेक्षाएं होती हैं, कुछ उम्मीदें होती हैं, कुछ विश्वास होता है, और विश्वास से बड़ी चीज़ और कोई भी नहीं होती है। तो उस विश्वास को पूरा कर लेंगे आप तो आपको जनता दोबारा उस अवसर देगी उनकी सेवा के लिए। मैं इस बात को एक लाइन में कहता हूं कि आपकी लॉयल्टी टू द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, जिसमें जो भी आपको अपॉइंट करता है उसके प्रति आपको लॉयल होना पड़ेगा। तो मेरे को 3 लोग अपॉइंट करते हैं। पहले नंबर के ऊपर मेरी पार्टी मुझे अपॉइंट करती है, मुझे टिकट देकर जनता के बीच में भेजने का काम करती है, ये अवसर देती है कि आप चुनाव लड़ें। दूसरे नंबर मेरी लॉयल्टी मेरे वर्कर के प्रति है, जो मेरे और जनता के बीच में एक सेतु का काम करता है, पुल का काम करता है। और तीसरी लॉयल्टी मेरी द पीपल दोज हु हैव इलेक्टेड मी, वेदर दे हैव वोटेड फॉर मी और नॉट, दैट डज नॉट मैटर। इस बात को मैं बहुत महत्व नहीं देता कि किसने मुझे वोट किया और किसने नहीं किया। जब मैं विधायक चुना जाता हूं तो अपने क्षेत्र के हर व्यक्ति का विधायक होता हूं, जिन्होंने मुझे वोट किया है उनका भी और जिन्होंने नहीं किया उनका भी। तो इसीलिए मेरे साथ एक चीज जुड़ी हुई है कि मैं हर आने वाला इलेक्शन पिछले वाले इलेक्शन से ज्यादा वोट से जीतता हूं, क्योंकि मैं ये भेद नहीं करता इन्होंने नहीं दिया था तो इनको छोड़ दो। मैं कहता इन्होंने नहीं दिया था तो मैं इस बात में कमी नहीं ढूंढता कि ये क्यों नहीं मुझे वोट दे रहे, मैं अपने में कमी ढूंढता हूं कि मेरे में क्या कमी है जिसके कारण ये मुझे वोट नहीं दे रहे। तो 7वां चुनाव मैं अपने क्षेत्र की जनता की कृपा से 92,000 वोटों से उन्होंने मुझे जिताया था। मुझे विश्वास है कि अब की बार कुछ और लोगों का विश्वास बढ़ेगा। इस बार टाइट है थोड़ा सा मामला, या इस बार स्लोगन जो आपने दिया है उसमें जीत का मंत्र और ज्यादा आगे बढ़ेगा? जैसे मैंने आपको कहा पिछली बार 92,000 से था, अब की बार कुछ ज्यादा है। अब इसको टाइट किस वे में लेती हैं तो मुझे नहीं मालूम, कि मुझे नहीं लगता कि अन्य किसी राजनीतिक दल के व्यक्ति की जमानत बचेगी। मैं इसलिए ये वाला सवाल आपसे पूछ रही थी सतीश जी कि क्योंकि इस बार आपके सभी बड़े नेता भी ये बात मान रहे हैं कि इस बार जो मुकाबला है अभी तक त्रिकोणीय होता था या चौतरफा होता था, लेकिन इस बार सीधी टक्कर है। और आपके सामने जो प्रतिद्वंद्वी खड़े हुए उन्होंने कहा कि वो आपसे सवाल पूछने गए कि बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, आपने उनको जेल में डलवा दिया। नहीं, उनका सवाल पूछने का एक तरीका है कि एक समाजवादी पार्टी का डीएनए है कि जो जितना बड़ा बदतमीजी कर सकता है, जितनी बड़ी गाली दे सकता है, जितना बड़ा अपराध कर सकता है, तो उनकी श्रेणी में टिकट पाने का हकदार हो जाता है। कि मैं आपको फूल देने जाऊं और आपको गंदी माँ और बहन की गाली दूं, तो ये शायद उनके उसमें फिट होता होगा, हमारे उसमें मैंने उसमें कुछ भी नहीं किया। और जो कुछ हुआ तो प्रशासन को इस बात के लिए, मैंने किसी के खिलाफ भी ना कोई रिपोर्ट लिखाई है, ना मेरे किसी कार्यकर्ता ने रिपोर्ट लिखाई है। लेकिन अराजकता कोई भी करेगा, मैंने आज तक 31 वर्षों में ना तो मैंने किसी को गाली दी है, ना किसी ने मुझे गाली दी है। और मेरे पास वो सारे के सारे वीडियोस हैं, सारी क्लिपिंग्स हैं। अगर यही फूल देने का तरीका है कि किसी के घर में जाकर अभद्र गाली गलौज करो, तो ये समाजवादी पार्टी का हो सकता है, हमारा नहीं हो सकता। सतीश जी, आपका जो पोर्टफोलियो है, जो आप कैबिनेट मिनिस्ट्री, इतने वरिष्ठ मंत्री हैं सरकार में, आपका जो मंत्रालय है वो ऐसा मंत्रालय है, ऐसा लग रहा है कि जब पूरा कैंपेन जो यूपी का चल रहा है, सबसे ज्यादा स्कीम्स, सबसे ज्यादा योजनाएं या सबसे ज्यादा काम अगर किसी मंत्रालय का दिखाने की कोशिश हो रही है तो वो आप ही के मंत्रालय का, क्योंकि इंडस्ट्री का मामला है, तमाम जो मुद्दे हैं उसी को स्लोगन देके बनाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने एक सवाल पूछा और उन्होंने एक नारा भी दिया। उनका कहना था कि 2027 तक वो 1 करोड़ युवाओं को नौकरियां देंगे, और आपसे पूछा कि अगर इंडस्ट्रियल मिनिस्टर ये बता दे कि कहां पे इंडस्ट्री लगी, कहां पे नए रोजगार के अवसर पैदा हुए, तो वो ये सवाल सीधे पूछ रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि 2022 के चुनाव में इंडस्ट्री एक मुद्दा है। 2017 के चुनाव में इंडस्ट्री और उसके पहले कभी इंडस्ट्री विषय नहीं होता था, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर कोई बात ही नहीं होती थी। 2017 के चुनाव में मुद्दा क्या था? अपहरण, लूट, फिरौती, डकैती, माताओं बहनों का सम्मान बच सकता है कि नहीं बच सकता, ये सारे के सारे इश्यूज होते थे। आज मेरे से ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि इंडस्ट्री, मुझे इस बात के लिए गर्व है कि आज इंडस्ट्री इज द सेंटर पॉइंट ऑफ पॉलिटिक्स। पहले सेंटर पॉइंट क्या, पहले डिस्कशन का ही पॉइंट नहीं होता था।
मैं इटावा गया तो इटावा में मुझे साल भर पहले मैं गया तो मुझसे आपके जैसे कुछ पत्रकार सीनियर वरिष्ठ लोगों ने मुझसे पूछा कि इटावा में बताइए कौन सी इंडस्ट्री लगी। मैंने कहा पहले इटावा वालों की वजह से पूरे प्रदेश में नहीं लगती थी। तो ये 4 बार वहाँ से चीफ मिनिस्टर रहे और वहाँ पर एक भी इंडस्ट्री नहीं है। मेरे से इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। ये आजमगढ़ से सांसद हैं, आजमगढ़ में कौन सी एक इनके नाम से उत्तर प्रदेश में पहले इंडस्ट्रीज नहीं आना चाहता था। आज इंडस्ट्री के नाते से यूपी इज द मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। पहले लास्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन होता था। आज उत्तर प्रदेश में मैं इस बात को गर्व के साथ कह सकता हूं, इन 4 सालों के अंतर्गत 4 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री के माध्यम से आया। पहले हमारे पास यदि 10 प्लॉट होते थे इंडस्ट्रियल प्लॉट्स तो 2 एप्लीकेंट्स होते थे, आज 10 हैं तो 100 एप्लीकेंट्स हैं। विधान परिषद में एक समाजवादी पार्टी के मेरे मित्र ने पूछा मुझसे कि आप कैसी सरकार चला रहे हैं, आप कैसे इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, लोग हमारे पास आ रहे हैं ज़मीन लेने के लिए, इंडस्ट्री के लिए हम ज़मीन नहीं दे पा रहे। मैंने कहा मुझे खुशी है कि कम से कम अब आपके पास भी लोग ज़मीन मांगने आ रहे हैं, नहीं तो पहले ना आपके पास आते थे ना हमारे पास आते थे। कम से कम इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए ज़मीन मांगने आ रहे हैं। आज ये पॉइंट है। आज जिस समय मैं बात करना चाहता हूँ कि आज ये श्रीमान अखिलेश यादव जी कहते हैं कि उनके समय की इंडस्ट्री थी। हम सब लोग मीडिया के ऊपर हैं। सैमसंग की डिस्प्ले यूनिट, जब दुनिया में कोरोना आया, कोविड-19 आया, तो उसके बाद दुनिया को मालूम है कि बहुत सारे देशों के साथ चाइना के रिश्ते खराब हुए। तो उस नाते से चाइना से कुछ इंडस्ट्री शिफ्ट करने की बात आई। तो चाइना से इंडस्ट्री शिफ्ट करने की बात आई तो सैमसंग डिस्प्ले यूनिट वहाँ से शिफ्ट होकर हिंदुस्तान में आई और हिंदुस्तान में नोएडा में आई। ये इन्होंने 2020 में इस बात का निर्णय लिया। हमने उसको वहीं ज़मीन दे दी, उन्होंने इंडस्ट्री लगा ली, प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। तो शायद अखिलेश यादव जी को ही मालूम होगा इस धरती के ऊपर कि कोई भी कोरोना आएगा और चाइना से बढ़ेगा और चाइना के साथ रिलेशनशिप खराब होंगे और वहाँ से इंडस्ट्री हटेगी और हिंदुस्तान में आएगी। ये शायद उन्हीं की बुद्धि और ज्ञान ये बता सकता है, बाकी किसी आम आदमी का और बुद्धि और ज्ञान नहीं बता सकता। आज जिस समय हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, हमें मालूम है कि ब्रह्मोस को उत्तर प्रदेश में लैंड हमने दिया, उसके ऊपर काम शुरू हो गया। हमें मालूम है कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को हमने लैंड दी। हमें मालूम है कि उत्तर प्रदेश में डेटा सेंटर लगते नहीं थे, आज डेटा सेंटर का कोई प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है तो उत्तर प्रदेश है, नोएडा है। हमें मालूम है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के नाते से यहाँ कोई आना नहीं चाहता था, आज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के नाते से एक लाइन लगी हुई है। मेरे पास एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के एक इंडस्ट्रिस्ट आए, उन्होंने कहा कि हमने पोटैटो के प्रोसेसिंग प्लांट्स लगाने हैं। अगर इतना योगदान जिसकी आप बात कर रहे हैं, इतनी सारी इंडस्ट्रीज आ गई, इतने सारे रोजगार मिल गए, तो फिर रोजगार, बेरोजगारी हर किसी के मुंह पर क्यों है? यूपी की जनता से लगातार इसी मुद्दे पर क्यों बात की जा रही है? चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, सिर्फ उनकी जुबान पर एक ही नारा। आज इसीलिए बात की जा रही है क्योंकि रोजगार देने के अवसर हैं। पहले अवसर नहीं, पहले मैं नाम बोल रहा हूं, पहले क्या पॉन्टे होता था, अपहरण ही तो होता था। पहले आज से पहले आपके पास पुरानी फाइल्स होंगी, पुराने क्लिपिंग्स होंगी, पूछिए ना कि कब इंडस्ट्री के बारे में बातचीत हुई। आज बात रोजगार दे रहे हैं ना। हमारी सरकार बनने से पहले जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था 17 था, हमारी सरकार बनने के बाद 4 आ गया। तो ये इतना बड़ा फर्क है ना, 17 से 4 का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ये किसी को नहीं दिखाई देता। वो वाला रोजगार बंद हो गया, हाँ, अपहरण वाला रोजगार बंद हो गया, अपहरण वाली इंडस्ट्री बंद हो गया। स्वाभाविक रूप से उनको बंद करना ही था हम लोगों ने। आपके बारे में बात की जाए तो सब लोग जानते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में क्या सभी लोग, कि आप एक बीजेपी के झंडा बरदार नेता हैं। आप ही नहीं, आपकी पार्टी, संघ और तमाम जो इतने साल से, मतलब जब बीजेपी ने उतार चढ़ाव का दौर भी देखा, जब कोई बीजेपी से इधर उधर लोग दल बदल भी रहते, आप लेकिन झंडा उठा करके बीजेपी का साथ में रहे और जीतते रहे लगातार। क्या थोड़ा सा खराब लगता है कि जब बाहर से आए हुए नेता अपनी पसंद की सीट से चुनाव लड़ जाते हैं और पुराने बहुत सारे नेताओं की इस चुनाव में देखने में आया अनदेखी हुई? अब मैं अगर एक नाम भी लूं तो ब्रिजेश पाठक का अगर मैं एग्जांपल दूं, उनको अपनी सीट बदलनी थी तो जो सबसे प्रेस्टीजियस सीट थी बीजेपी की, वो उनको दे दी गई लड़ने के लिए, और आपके जो अपने नेता जो मेहनत कर रहे हैं उनको थोड़ा सा साइड में रखा जाता है। थोड़ी बदली है पार्टी क्या? नहीं, बदली नहीं। देखिए, इलेक्शंस का जो स्ट्रेटजी होती है वो बहुत सारी बातों को लेकर बनाई जाती है। ऐसा नहीं, इलेक्शन इज नॉट ए सिंगल थिंग कि कोई व्यक्ति कहां से जाकर है, कौन व्यक्ति कहां पर प्रभावी हो सकता। इलेक्शन जिस समय हम जीतेंगे, सरकार बनाएंगे, तभी तो हम समाज का काम करेंगे। हमारे लिए सत्ता एक साधन है समाज का काम करने के लिए, साधन नहीं है कि इसी को सिर्फ वो हमारे को सत्ता इसलिए नहीं है। तो वो एक इलेक्शन स्ट्रेटजी के नाते से सब लोग करते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि श्रीमान अखिलेश यादव आजमगढ़ से एमपी हैं, चुनाव लड़ने के चले गए, वहाँ भी फंसे हुए हैं। हमें मालूम है उनको पिताजी को बुलाना पड़ा कि आके हमारी रक्षा करो, उनका आशीर्वाद लेना पड़ा, वहाँ भी वो फंसे हुए हैं। श्रीमान राहुल गांधी जी यहाँ अमेठी से लड़ते थे, अब वो कहीं केरला के किसी कंस्टिट्यूंसी में चले गए। तो ये इलेक्शन स्ट्रेटजी के नाते से इधर से उधर प्रत्याशी को बदला जा सकता है। जिनका आपने नाम लिया उन पर आपकी पार्टी हमेशा हमला
करती है, तो फिर जब आपकी पार्टी के लोगों को सीट बदलनी पड़ती है या बचानी पड़ती है तो उन पर भी तो हमला होगा। देखिए नहीं, उन्होंने इसलिए सीट नहीं बदली। देखिए उन्होंने इसलिए यहाँ से गए, वो डर के मारे गए और हार गए ना। इसलिए तो वहीं से लड़ते, यहाँ से लड़ते वहां से मत लड़ते, तो दोनों जगह से गए। इसी बात यह है कि वहां पर उनको खतरा, उनको पता है कि उन्होंने जितने काम किए हैं उससे उत्तर प्रदेश और देश की जनता इतनी प्रसन्न है कि पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक एक राजनीतिक दल जो देश में मतलब राज्य करता था, आज अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, अपनी पहचान के लिए लड़ रहा है, आज 2 सीटें जीतने के लिए लड़ रहा है और छोटी राजनीतिक दल को पिछलग्गू बन के लड़ रहा है। तो मैं उसके ऊपर आप प्रश्न करोगे तो मैं निश्चित रूप से इसका थोड़ा सा 2 मिनट में इसके बारे में भी डिटेल में बताऊंगा कितनी मेहनत करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं प्रियंका जी ने बड़ी मेहनत करी। उन्होंने मेहनत शुरू करी 2014 से पहले, आपको याद होगा 2014 से पहले वो राष्ट्रीय महासचिव थी, उन्होंने उत्तर प्रदेश में मेहनत शुरू करी। तो 2014 से पहले जब लोकसभा के चुनाव 2009 में हुए तो इनको 21 सीटें मिली थी। 2014 में इन्होंने मेहनत करी, 2 सीटें मिली सोनिया जी की और राहुल जी की। फिर उन्होंने और मेहनत करी, 2017 का चुनाव हुआ, 2012 के चुनाव में इनके पास 18 सीटें थी, वो घट के इनोवा पार्टी रहेगी, सिर्फ 7 सीटें बची 2017 के चुनाव में। 19 के चुनाव में 2 में से 1 बच गई। शो में पीएल पूनिया से जब हमने बात की, हमने उनसे पूछा कि कांग्रेस की स्थिति क्या है, उन्होंने सीधे दावा किया कि कांग्रेस किंग मेकर की भूमिका में इस बार आने वाली है और सीटें इतनी बढ़ने वाली हैं जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा पा रहा है। मेरे को अच्छा लगा कि आपने श्री पूनिया जी का नाम लिया। इसी बनारस में पिछली बार एक टीवी के, प्रेस्टीजियस टीवी के जैसे हमारा डीडी न्यूज़ है, एक नेशनल टीवी के डिबेट के ऊपर मेरे साथ थे। उन्होंने जब ये बात कही तो मैंने अपना फ़ोन नंबर बताया, मैंने कहा 8765954916, मुझे इलेक्शन वाले दिन फ़ोन करिएगा। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ 5 साल से, उनका फ़ोन नहीं आया। नहीं तो आप क्या कह रहे हैं? अच्छा ये बताएं, वो किसी भी भूमिका में नहीं है। देखिए 1-2 सीटें अगर वो ले जाएं तो उनकी किस्मत अच्छी है। मैंने कहा वो अपने पहचान के लिए लड़ रहे हैं, अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं, उनकी पहचान बनी रहे। वो मिलकर लड़ गए, श्रीमान अखिलेश यादव के साथ मिलकर लड़े थे कि 2 नौजवानों का साथ पसंद है, तो नौजवानों का इतना बढ़िया साथ हुआ कि 2 में से घट के 1 रह गए। वो एक नौजवान को उत्तर प्रदेश से भगा दिया गया कि चलो उन्हीं की कंस्टिट्यूंसी ने भगा दिया। जिस कंस्टिट्यूंसी में, रायबरेली की कंस्टिट्यूंसी का मैं नाम लेना चाहता हूं, जिस रायबरेली में इस देश की आज़ादी के बाद से लेके पावर सेंटर्स रहे, प्राइम मिनिस्टर्स रहे, चाहे इंदिरा जी रही हों, चाहे राजीव जी रहे हों, चाहे किंग मेकर की भूमिका में इनके काम करने वाले प्रधानमंत्री रहे हों, वो प्रधानमंत्री नहीं थे, काम ये थे प्रधानमंत्री, किंग मेकर, वहां पर किंग मेकर थे। आज के डेट में किंग मेकर नहीं है ये, वहां पर है। रायबरेली हमारे बगल में ही तो है। मेरे को दुख होता है कि 70 साल तक जिन्होंने रायबरेली के ऊपर राज किया, रायबरेली में एक भी ऐसा एरिया नहीं है जिसको वो मॉडल एरिया कह सके। किस बुरी हालत में है रायबरेली। आज सौभाग्य की बात है कि आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी वाराणसी में 6-7 साल पहले आए। आज वाराणसी की पूरी देश और दुनिया में चर्चा है कि किस प्रकार का काम हो सकता है। ये विजन होना चाहिए काम करने का। अच्छा सतीश जी, एक सवाल मैं जानना चाहती हूँ कि काशी में हम पिछले कई दिनों से हैं, लगातार हम यहाँ पे देख रहे हैं, काशी अब प्रधानमंत्री मोदी के नाम से जानी जाती है। मोदी जी का यहाँ जलवा चलता है, सिक्का चलता है और मोदी जी को दिल से यहाँ पर जो देखने में आता है हर कोई, मोदी जी को पूरा देश में जलवा चल रहा है। नहीं, काशी के तो बच्चा बच्चा ये चाहता है, मतलब उनको गर्व है कि एक तरीके से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कंस्टिट्यूएंसी है ये बताएं कि मैं जहां देख रही हूँ वहां दिल्ली से लेके और तमाम पूरे देश भर के बीजेपी के नेता इस वक्त काशी में हैं। वजह क्या है? मतलब अपने आप को दिखाना चाहते हैं, नंबर बनाना चाहते हैं, या फिर कि काशी में कोई थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल की कमी हो रही है कि सब लोग आकर के काशी में जमे हुए? सारे नेता बीजेपी के इस वक्त काशी में हैं। वो नेता वो काम करने के लिए कम है, आपके दबाव के कारण ज्यादा। आपने मेरे को 3 दिन दबाव दिया कि जरूर आओ, इसीलिए मैं आया हूँ, नहीं तो यहाँ पर काशी में तो ये लोग जिता ही रहे हैं। आप तो खुद उत्तर प्रदेश के गद्दावर नेता है, मंत्री है, तो आपका तो होना लाजमी है। मैं उन नेताओं की बात कर रही हूँ जिनका यूपी से कोई मतलब भी नहीं है, लेकिन सब लोग काशी में। मैं यही बताना चाहता हूँ, आपने बहुत अच्छा महत्वपूर्ण बात कहा। जिनको यूपी से मतलब नहीं है, जिनका यूपी में कोई जनाधार नहीं है, लेकिन उन सबकी मानसिकता है क्या? मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि मैंने अखबार में पढ़ा कि 1-2 दिनों के अंतर्गत सुश्री ममता बनर्जी यहाँ पर काशी में आ रही हैं। ये वही आज रात को पहुंच रही हैं वो। आज रात को पहुंची, वही ममता बनर्जी है ना, जो जिस समय रविन्द्रनाथ जी टैगोर का जन्म जयंती अवसर था, उस समय प्रधानमंत्री जी उपस्थित थे, गवर्नर उपस्थित थे बंगाल के, ये भी थे। एक नौजवान ने जय श्री राम का नारा लगा दिया था, तो इन्होंने कहा मेरी बेइज्जती करने के लिए यहाँ पर बुलाया, और इन्होंने बिना भाषण के चली गई थी। जय श्री राम का नारा सुनने से जिनको अपना अपमान महसूस होता है, जो घृणा करते हैं उस नाम से, राम की जन्मभूमि के समाजवादी पार्टी के साथ वोट मांग रहे, इससे बड़ी दुर्भाग्य की क्या बात हो सकती है? इस बात को समझने की जरूरत है, काशी वालों को भी और उत्तर प्रदेश वालों को भी। क्या है उनका यहाँ पर?
उनकी इशू ये नहीं है कि वो यहाँ से सीट जीतेंगे, इशू ये है कि वो संदेश देना चाहते हैं कि हम सारी शक्तियां जो मिलकर मोदी जी को घेरना चाहती हैं, हम सारी शक्तियां जो इस देश की संस्कृति को नष्ट करना चाहती हैं, वो सारी संस्कृतियां जो दंगाइयों के साथ खड़ी होती हैं, वो सारी शक्तियां जो आतंकवादियों को संरक्षण देती हैं, वो सब एक हैं। वोट के नाते से हो ना हो, लेकिन मानसिकता के नाते से वो सब एक। सतीश जी, अब देखिए लगभग बहुत ही कम, अब 2 ही चरण बचे हुए चुनाव के। पूरे चुनाव के आकलन के बाद आप बीजेपी को कहां पर इस वक्त अब खड़ा हुआ पा रहे हैं? क्योंकि अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें, उन्होंने तो ऐलान कर दिया है 400 प्लस सीट्स उनकी आ रही हैं। 3 सीटें आपके लिए उन्होंने छोड़ी हैं कि 3 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं, उसमें भी उनका दावा है। आपका आकलन क्या कह रहा है अब? देखिए, ये तो हास्यास्पद बात है ना, जो एक व्यक्ति जो मुख्यमंत्री रह चुका हो और वो कहे कि 403 में से। मेरे को एक टीवी के डिबेट में एक समाजवादी पार्टी के एक बहुत सीनियर लीडर, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, लेकिन बहुत सारे जो उनके राष्ट्रीय लोगों में से हैं, उसने मुझे कहा कि हम 425 सीटें जीत रहे हैं। मैंने इनको यही नहीं मालूम कि 403 है कि 425। 403 में से जो 425 जीत रहा है, जिसको 100 में से 110 नंबर मिल रहे हैं, तो ये मान लिया जाए ना कि उसको यही नहीं मालूम कि कितने का एग्जाम है। तो 403 में से ये 400 जीतेंगे, ये हंसने वाली बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो ये उनको बता देने अच्छा होता है, ये पहले ही बता दें ये वाली 3 सीट छोड़ रहे हैं, तो शायद लोगों को लगता है कि शायद ये 3 सीट है। ये अपनी सीट नहीं बचा पा रहे। जहां पर ये चुनाव लड़ने के लिए गए हैं, इनको अपनी सीट बचाने के लिए आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी को लाकर कहना पड़ा कि मेरी इज्जत बचा लो, इसको जीत लो, इसको जिता दो। वहां पर उसकी सीट अपनी फंसी हुई है। पूरे प्रदेश की जीतने की क्या बात करते हैं? जो अपनी सीट नहीं जीत रहे, पूरे प्रदेश की। देखिए, किसी भी हालत के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी 300 सीटों से ज्यादा लेकर सरकार बनाने जा रही है। अच्छा सतीश जी, ये बताएं, लगातार आप लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की सभाएं कर रहे हैं, छोटे छोटे आप ग्रुप्स में भी लोगों से मिल रहे हैं। 2 वर्गों के बारे में इस बार चुनाव में बहुत चर्चा है कि क्या बीजेपी को उनको जबरदस्ती मनाना पड़ रहा है, या वो लोग सवाल आपसे पूछ रहे हैं। व्यापारी और ब्राह्मण खुश हैं दोनों? सब खुश है जी, क्यों नहीं खुश? देखिए, व्यापारी सबसे ज्यादा खुश है। यही व्यापारी है जिसके लिए समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे कि बंद दुकान तुम्हारी है, खुली दुकान हमारी है, कि दुकान खोलोगे तो लूट लेंगे। हल्ला बोल किसके लिए कहा था इन्होंने? व्यापारियों के लिए तो कहा था। ये वही व्यापारी हैं जो घर से निकलकर अपना कैश लेकर अपनी गाड़ी तक नहीं पहुंच सकते थे, दुकान से बीच में लूट लिया। उनको पता था कि दुकान से लेकर गाड़ी के बीच का जो डिस्टेंस है, उसी में लूट लिए जाते थे। ये वही व्यापारी नहीं है। और ब्राह्मण की बात करते हैं ये लोग, जो लोग भारतीय संस्कृति और संविधान को नहीं मानते। श्रीमान अखिलेश यादव जी कहते हैं कि संविधान को बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी से बचाओ। जो लोग इनके साथ खड़े होते हैं मंचों के ऊपर, जिनको ये संरक्षण देते हैं, जिनको टिकट देते हैं, वो कहते हैं कि शरीयत के आधार के ऊपर हम चलाएंगे देश को, संविधान के हिसाब से नहीं चलाएंगे। जो संविधान के हिसाब से चलाने की बात ही नहीं करते, वो संविधान को क्या मानेंगे? और ये सारे के सारे उन्हीं लोगों को टिकट देते हैं जो शरीयत के हिसाब से अपने आप को चलाना चाहते हैं। देखिए, ब्राह्मण हो कोई हो, ब्राह्मण हर वर्ग आजकल के जमाने में समझदार है। भारतीय जनता पार्टी ने समाज को बांट कर कभी राजनीति नहीं करी। जिन लोगों का डीएनए जाति के आधार के ऊपर, संप्रदाय के आधार के ऊपर, परिवार के आधार के ऊपर, आतंक के आधार के ऊपर राजनीति करना था, आज वो सारी की सारी राजनीति हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त कर दी है। आज अगर राजनीति के जो 2 ध्रुव हैं, वो है विकासवाद और राष्ट्रवाद, इसके अलावा कोई ध्रुव नहीं। अंत में चलते चलते सतीश जी, ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा था क्योंकि इस बार चुनाव में शुरुआत विकास के नारे से हुई थी, लेकिन जब टिकटें सामने आई तो जाति दिखाई दी, और उसमें बीजेपी भी अछूती नहीं रही। क्योंकि बीजेपी ने भी जो लगातार सीटों को लेकर के जिस तरह से बंटवारा किया है, टिकटें जो दी गई हैं, उसमें जाति बहुत अहम रोल निभा रही थी। और इसीलिए कई सीटों पर जो बीजेपी थोड़ी चिंतित दिखाई दे रही है, वो इसीलिए क्योंकि वहां पर जो सामने वाला कैंडिडेट है वो भी जातिगत आधार पर आ रहा है। तो ये चिंता का विषय तो लग रहा है। नहीं, ये हमारे लिए कोई चिंता। देखिए, हमने सबका साथ और सबका विकास कहा। हमने कहा कि हम जो सीट जीतेंगे, हम सबका साथ और सबका विकास। ये हमने, कुछ लोग कहते हैं कि हम जीतेंगे तो फलाने वर्ग का भला करेंगे, हम जीतेंगे तो फलाने धर्म का भला करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि इन 5 सालों में, जिस समय आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही थी, कहां भेदभाव हुआ? क्या गांव में किसी योजना में भेदभाव हुआ? स्वच्छ भारत में, शौचालय में भेदभाव हुआ? नहीं। आवास में भेदभाव हुआ? नहीं। स्वास्थ्य कार्ड में भेदभाव हुआ? नहीं। राशन में भेदभाव हुआ? नहीं। वैक्सीनेशन में भेदभाव हुआ? नहीं। किसी चीज में भेदभाव नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हुआ। केवल उत्तर प्रदेश में 2 चीजें नहीं हो पाई जिसके कारण ये परेशान है। एक दंगा नहीं करा पाए, एक माताओं बहनों की बेइज्जती नहीं कर पाए। ये 2 चीजें नहीं कर पाए, बाकी सब कुछ उत्तर प्रदेश में। ये तो एक बड़ा मुद्दा है। बहुत कम समय है, मैं सिर्फ एक सवाल यहाँ पर लेना चाहूंगी। अगर किसी को एक सवाल पूछना है तो कृपा करके पूछ सकते हैं। मैं तो सर्वप्रथम महाना जी का काशी के धरती पे स्वागत करता हूँ। और महाना जी से मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। अभी तक जब से आए हैं माँ गंगा की चर्चा हो रही है, तो मैं यहीं काशी का वासी हूँ। और मैं महाना जी से ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी सरकार में नमामि गंगे का जो परियोजना चल रहा है, वो किस हद तक सफल हुई है? आज भी मैं इस मुद्दे पे एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ। आज भी मैं व्यक्तिगत रूप से दिखा दूंगा
कि माँ गंगा के इस पार उस पार आज भी खुलेआम नाले, खुलेआम करीब 54-55 नाले हैं जो खुलेआम गिर रहे हैं। जब माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे जब काशी के दौरे पे आते हैं समझ गए तो सवाल, आपका टेंट जवाब तंबू देने दो। लगा के क्यों ढका जाता है, उस सच्चाई को क्यों नहीं दिखाया जाता है, उसको दूर करने का क्या प्रयास किया गया है। और एक छोटा सा सवाल ये है मेरा, इस बार एक नहर का अभी करीब 12.5 करोड़, लगभग 12.5-13 करोड़ रुपए खर्च करके एक नहर खुदवाया गया था। गलत इंसान से ये सवाल पूछ रहे हैं आप, गलत। इंडस्ट्रियल मिनिस्टर है, मुझे पता नहीं, तो सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं मैडम, ठीक है, आपने सरकार सवाल का पूछ लिया। प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और माँ गंगा के लिए उन्होंने क्या विकास किया है वो गलत है। सर डिबेट मत कीजिए, सवाल का जवाब सुनिए। प्रश्न आपका, आपको नजर नहीं आ रहा कि आप क्रूज के ऊपर बैठकर वो कर रहे हैं? ये आज से पहले 5 साल से पहले आप घाट के किनारे नहीं खड़े हो सकते थे। ऐसा नहीं आप है, गंगा जी के बीच में बैठकर बातचीत कर रहे हैं, ऐसा है, ऐसा है। आज देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर भीड़, जिस प्रकार से लोग यहाँ गंगा जी के किनारे शाम के समय, रात के समय पूरे परिवार के साथ घूम रहे हैं। आप घूम सकते थे, आप आ नहीं सकते थे। लोग शाम को डर होते ही घरों के अंदर दुबक जाते थे। आज उसी गंगा जी के बीच में बैठकर ये क्रूज चल रहा है जहां पर आप बात कर रहे हैं। गंगा जी के पानी की चाहे क्वालिटी देख लीजिए, चाहे गंगा जी के बस, अरे मैं कह रहा हूं आप यहीं पर खड़े हो। देखिए आपकी अगर आंख ढकी हुई है तो उसका कोई अरे आप पैदा हुए होंगे तो आप जहां पर पैदा हुए होंगे, आपके लिए सौभाग्य की बात है कि आप मैं डिबेट आपके साथ नहीं कर रहा। आई एम सॉरी, आई एम नॉट डिबेटिंग विद यू। आपका जिसके निगाह के ऊपर चश्मा चढ़ा उसके ऊपर कोई बहस नहीं हो सकती, कोई बहस नहीं। जहां पर हम खड़े हैं, आज से पहले कोई आदमी क्रूज के ऊपर कभी उत्तर प्रदेश में काशी में डिबेट हुई है क्या? आप लोग बताइए, कभी क्रूज के ऊपर डिबेट हुई है क्या? कभी गंगा जी में डिबेट हुई है क्या? गंगा जी के किनारे डिबेट हुई है क्या? अरे गंगा जी का किनारा आपके समय में गंदा था क्योंकि गंदगी की सोच थी और गंदा विचार था। बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी। और तमाम जो बातें हमने की और जो मैं जानना चाहती थी सतीश जी से, क्योंकि बेरोजगारी से लेकर जो तमाम मुद्दे थे उस पर इन्होंने काफी बेबाकी से हमारे सवालों के जवाब दिए। और खासकर नमामि गंगे प्रोजेक्ट जिसको लेकर यहाँ पर एक दर्शक जो हमारे ऑडियंस में है उनका सवाल था, उस पर इन्होंने जाहिर तौर पे कहा कि किस तरह से तस्वीर काशी की बदल चुकी है। इस वक्त हम क्रूज पर बैठकर, और देखिए पहले पीछे तस्वीर कितनी खूबसूरत दिख रही है। तो ये है अभी काशी जिसका ये रूप है, और इस चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा भी है।